तो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। हम कर रहे हैं क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आई होप आपने इससे पहले का पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद ये पार्ट देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। वी हैव लर्न इन प्रीवियस पार्ट दैट व्हाट इज हिस्ट्री एंड डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन योर बुक. Next is how time is measured in history and what is timeline. Today we are going to study about how do we learn about past. आज हम पढ़ेंगे कि हम past के बारे में कैसे पता करते हैं. Historians gather information from various sources and carefully study them to reconstruct history. Historians क्या होते हैं? Historians are the person who study and राइट हिस्ट्री. हिस्टोरियन कौन है? हिस्टोरियन वो लोग हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और लिखते हैं. हिस्टोरियन क्या करते हैं? डिफरेंट सोर्सेज को ढूंढते हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से लिखते हैं या फिर बनाते हैं. अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. आप लोग पूछोगे मैम सोर्सेज क्या होता है? सोर्सेज आर अ मटेरियल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट. सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो हमको पास्ट के बारे में बताते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ. वो इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो हमें डायरेक्टली बताते हैं कि पास्ट लाइफ कैसे हुआ करती थी. दे हेल्प अस टू नो हाउ अबाउट द फूड, क्लोथिंग, ट्रेड एंड कल्चर. हमको इस चीज में हेल्प करते हैं कि हमें पता चले कि पहले के लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, ट्रेड क्या करते थे और उनका कल्चर कैसा था. ये हमें सोर्सेज हमें इसमें भी हेल्प करते हैं कि हम पहले की सोसाइटी और गवर्नमेंट के बारे में भी पता कर सकें. इसके साथ साथ सोर्सेज हमको हेल्प करते हैं कि हम ट्रेडिशन और कल्चरल मेमोरीज को प्रिजर्व कर सकें, मतलब कि बचा कर रख सकें. अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. सबसे पहला क्या है? ओरल सोर्सेज. Stories or tradition passed on verbally from one generation to another. ऐसी स्टोरीज और ट्रेडिशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरल फॉर्म में गए हैं, मतलब कि सिर्फ बोलकर सुनाए गए हैं, जैसे कि स्टोरीज या फोकलोर्स. लिटरेरी सोर्सेज, रिटन रिकॉर्ड और टेक्स्ट फ्रॉम पास्ट. ऐसे सोर्सेज जो हमारे पास रिटन में अवेलेबल है. इसके अंदर 2 टाइप्स हैं. एक है इंडियन लिटरेचर और एक है फॉरेन लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर में कुछ सोर्सेज रिलीजियस भी हैं और कुछ नॉन रिलीजियस भी हैं. रिलीजियस मतलब जो हमको धर्म का ज्ञान देते हुए पहले के बारे में बताते हैं. और नॉन रिलीजियस क्या है? जैसे किसी ने कोई बायोग्राफी लिखी या किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखी या कोई स्टोरी बनाई, उससे हम पास्ट के बारे में पता करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेदास, पोएम्स, प्लेस, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये सब क्या है? इंडियन लिटरेचर के एग्जाम्पल है. और फॉरेन लिटरेचर क्या है? फॉरेन लिटरेचर कौन लिखता था? पहले के जमाने में भी लोग बाहर से इंडिया के अंदर आया करते थे, कुछ ट्रेड के लिए, कुछ यहाँ पे रहने के लिए या फिर डिफरेंट रीजन से. तो वो यहाँ पे जब बाहर से कोई आता था तो वो यहाँ पे फॉरेनर हो गया. अब वो इंडिया का कल्चर और हेरिटेज देखकर यहाँ के बारे में कुछ रिकॉर्ड करता था. जैसे अब क्या करते हैं? अब लोग बाहर जाते हैं तो व्लॉगिंग करते हैं. तो पहले क्या करते थे? राइट करते थे, लिखते थे. ठीक है, तो उनकी वजह से भी हमारे पास में बहुत सारा फॉरेन लिटरेचर है. वो बताते थे कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया में क्या देखा, क्या किया, क्या खाया. इससे भी हमें पास्ट के बारे में पता करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती थी, जैसे कि ट्रैवलॉग्स या फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स. Next is archaeological sources. Physical objects and material evidence left behind the past civilization. Past civilization के पीछे रह गए कुछ अंश, वो क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो जमीन के नीचे खुदाई कर जो सामान मिलता है उसे पढ़ते हैं. ठीक है, अब जो वो सामान मिला है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जैसे कि वेपन्स, ज्वेलरी, ब्यूरियल साइट्स, टॉयज. और इसके साथ साथ मॉन्यूमेंट्स तो जमीन के नीचे नहीं होते. कुछ मॉन्यूमेंट आज भी ऊपर जमीन के ऊपर खड़े हैं, कुछ मॉन्यूमेंट जमीन के नीचे दब चुके हैं. तो उन सब से भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. नेक्स्ट इज
आर्टिस्टिक सोर्सेस, इसमें क्या है, कुछ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल, एक्स्ट्रा। आप जब जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में, आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कि केव के अंदर पेंटिंग हो रखी है। तो हम जब उस पेंटिंग को भी पढ़ते हैं ना, तो उससे भी हमको पास्ट के बारे में पता चलता है। तो वो भी क्या है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। नेक्स्ट इज बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट कैसे हुई, और जब स्टार्ट हुई थी तो क्या वो पहले जैसे आज है वैसे ही थी पहले से ही? नहीं, पहले ह्यूमन लाइफ डिफरेंट थी और आज ह्यूमन लाइफ डिफरेंट है। अर्ली ह्यूमंस, द आइस एज लास्टेड फ्रॉम 1 lakh to 12,000 years ago. Homo sapiens are considered as a modern humans. Homo sapiens को हम modern human considered करते हैं। They survived as hunter and gatherers. वो लोग hunter और gatherer के रूप में survive करे। hunter क्यों और gatherer क्यों? hunter इसलिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अर्ली ह्यूमंस है, ये एक जानवर का शिकार कर रहे हैं, फिर इसी को सब मार के खा लेंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये शिकार करते थे, इसलिए क्या हो गए, हंटर्स। और गैदरर क्यों, कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है, यहाँ से कुछ फ्रूट्स नीचे गिरे, इन्होंने इकट्ठा करे और फिर उसके बाद उसको खा लिया, उसको यूज कर लिया, तो इसलिए गैदरर। हंटर क्योंकि शिकार करते थे और गैदरर क्योंकि सामान इकट्ठा करके भी सरवाइव करते थे। ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर फूड के सर्च में मूव करते रहते थे। एंड दे लिव्ड इन केव्स, और ये लोग गुफा में रहते थे। हाउ एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। एग्रीकल्चर ने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को कैसे चेंज किया? अब देखो, पहले जब ये हंटर गैदरर थे, ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों? क्योंकि आज यहाँ शिकार कर लिए, सारे जानवर मार दिए, खा लिए और दूसरी जगह चले गए। आज यहाँ से फॉरेस्ट से सारा सामान इकट्ठा कर लिया, खा लिया, खत्म हो गए, हम दूसरी जगह चले गए। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ही मूव करते रहते थे। लेकिन जब इन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अब आप बताओ, ये एक पैच है, आपने यहाँ पे कोई सीड सो किया, ठीक है, आज आप यहाँ पे इसकी रक्षा कर रहे हो। अब आप फूड के सर्च में यहाँ से दूर घूम के इधर आ गए, ठीक है, अब आप यहाँ पे नहीं हो, अब आप यहाँ से हट गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे से पीछे से कोई जानवर आया और उसने इसको पूरा खा लिया, ठीक, और खा के भाग गया। अब आप आए कि यहाँ से तो खाना मिला नहीं, चलो देखता हूँ, वहाँ कुछ बोया था उसमें कुछ उगा होगा। आप आए, आपने देखा ये तो सारा खराब हो गया, तो क्या आपको क्या लगेगा कि आपकी मेहनत तो सारी खराब हो गई, है ना? ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस थे। अर्ली ह्यूमंस ने जैसे कुछ, अगर कोई भी चीज यहाँ पे शो करी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें वहां पर रुकना पड़ेगा, मूवमेंट अपनी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कहीं रुकेंगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि जमीन पे ही ऐसे सो जाए, एक दिन सो जाएंगे, 2 दिन सो जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन दिमाग लगा के घर बनाओगे ना, घर बनाओगे, घर बना के रहोगे। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट करी, परमानेंट सेटलमेंट। धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, परमानेंट सेटलमेंट, छोटे छोटे घर बनाने लग गए, स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना एक डॉग है, ठीक है, इसको अगर हम खाना पीना देते हैं तो ये हमारा सारा काम कर देता है यार, ये हमारे इसको प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे साथ खेल कूद भी लेता है। तो इन्होंने क्या चालू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले इन्होंने डॉग को पाला, कैटल्स को पाला, ठीक है। फिर स्टार्टेड कल्टीवेटिंग सीरियल्स। अब एक के साथ दूसरा सीरियल भी या फिर ग्रेन भी ये लोग उगाने लग गए। स्टार्टेड कल्टीवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। स्टार्टेड सेटल डाउन नियर द रिवर बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। अब इन्होंने क्या देखा कि अगर हम रिवर के पास में, नदी के पास में रहते हैं ना, तो यहाँ की जो जमीन है ना बहुत ज्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, मतलब कि यहाँ पे अगर आप फर्टाइल सॉइल में कोई भी चीज उगाओगे तो बहुत अच्छे से उग जाती है। तो इन लोगों ने क्या देखा कि रिवर के पास में अगर रहेंगे ना तो फर्टाइल सॉइल है और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगे तो हमारे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, ये रिवर के आसपास में सेटल डाउन होने लग गए। वीट इज द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन बाय देम, फॉलोड बाय बार्ले एंड अदर ग्रेन्स। वीट क्या है, फर्स्ट क्रॉप है जो कि अर्ली मैन के द्वारा उगाई गई है। उसके बाद बार्ले और बाकी सारे क्रॉप्स। साइज ऑफ कम्युनिटी बिकम लार्ज। अब आप देखो, पहले एक जन आया था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सारे इसके परिवार के लोग वहां रहने लग गए। अब देखो ये क्या है, कम्युनिटी का साइज बढ़ने लग गया ना।
तो यही यहाँ पे लिखा है, साइज ऑफ कम्युनिटी बिकम लार्ज, विलेजेस वर डेवलप्ड, बहुत सारे घर साथ साथ में आने लग गए तो क्या बनने लग गया, एक पूरा गांव बनने लग गया। न्यू ऑक्यूपेशन इमर्ज लाइक पॉटर एक्स्ट्रा लीड टू ट्रेड, और न्यू ऑक्यूपेशन भी इमर्ज हुए जैसे कि पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, तो इससे क्या हुआ, इससे ट्रेड भी बढ़ने लगा। नेक्स्ट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी दैट हैज डेवलप्ड एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर। सिविलाइजेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी है जिसके अंदर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ कल्चर है, बहुत डेवलप उनका कल्चर है, उनकी गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप है, मतलब कि गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप है, और उनका सोशल स्ट्रक्चर भी डेवलप्ड है। अब हमारे पास 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। इन सब के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैंने ये पीडीएफ अपलोड करी हुई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। Till then, please like, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more new updates. Thank you so much.